नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन को करने वाला हूं। जो हमारे किसान पशुपालक पिग फार्मिंग कर रहे हैं वो जानते होंगे कि अक्सर ही उनके फार्म में पशुओं में सूकर में स्किन की प्रॉब्लम, उसके त्वचा की कुछ एक प्रॉब्लम आते हैं जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, पशुओं को भी, साथ ही साथ उनके ऑनर भी। इस तरीके के कंडीशंस जब उनके फार्म पर दिखते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं इन कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा कि सुकर फार्मिंग में अक्सर किस तरीके के स्किन के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वह है स्किन की एलर्जी। जो एलर्जी होता है वह जनरली बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस की वजह से होता है, पायोडर्मा की वजह से होता है। तो यह पहला मेन कारण है। जो दूसरा कारण है वह है स्वाइन इरिसिपेलस। तो यह भी एक कंडीशन है जिसके बारे में विस्तार से हम आगे देखेंगे कि आखिर स्वाइन इरिसिपेलस होता क्या है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है, वीडियो बना रखा है और काफ़ी विस्तार से सारी चीज़ों को समझा रखा है। वह कंडीशन है स्वाइन पॉक्स। तो स्वाइन पॉक्स वायरस की वजह से होता है और इसके लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल है। और किस प्रकार से आप अपने पशुओं में स्वाइन पॉक्स से बचा सकते हैं इस बारे में ऑलरेडी मैंने वो सारी चर्चाएं कर रखा है। आप मेरे पुराने वीडियो को देखकर उसे मेरे चैनल पर एक्सेस करके इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह भी जो स्वाइन पॉक्स है इसमें भी प्रॉब्लम जो है वह स्किन के ऊपर ही आता है। और इसके बाद जो चौथा कैटेगरी है वह है सार्कोप्टिस की। तो सार्कोप्टिस माइट्स है, पैरासाइट है और यह भी काफ़ी फार्म में देखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि यदि इस तरीके की दिक्कतें आपके फार्म पर आती हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया, शुरू में ही आप चौकन्ने हो गए, ध्यान देना शुरू कर दिया इस तरीके के कंडीशंस को रोकने के लिए, तो बहुत आराम से 3 से 4 दिन में आप इस तरीके के कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने इग्नोर किया, इस तरीके के कंडीशन से स्किन के बनते हैं, उसको इग्नोर किया तो जो कंडीशन है वो काफ़ी सीरियस हो सकता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो स्वाइन पॉक्स है वह वायरस की वजह से है और वह थोड़ा अलग तरीके का कंडीशन है। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होता है। 3-4 दिन की जो मैं बात कर रहा हूँ वह स्वाइन पॉक्स के ऊपर लागू नहीं होगा। और जो कंडीशंस है, चाहे एलर्जी की कंडीशन हो या इरिसिपेलस हो या फिर सार्कोप्टिस हो, ये सारे कंडीशंस यदि आपने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया तो ये सारे कंडीशन बहुत आराम से ठीक किए जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर इनके कॉज क्या होते हैं। ये जो स्किन की प्रॉब्लम है उसके कारण, मुख्य कारण क्यों है, क्यों यह किसी के फार्म में बहुत ज़्यादा दिखता है तो कहीं किसी किसी के फार्म में इस तरीके के कंडीशंस नहीं दिखते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है इस तरीके के कंडीशन के होने का वह है आपके फार्म में अनहाइजेनिक कंडीशन। आप बहुत अच्छे से यदि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरीके की जो स्किन की दिक्कतें हैं वो आपको झेलना पड़ेगा। और जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब कंडीशन काफ़ी हॉट ह्यूमिड होता है तो उस तरीके के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो और साथ ही साथ उमस हो, तो इस तरीके के कंडीशन में जो फंगस है, बैक्टीरिया है, मैगट है, पैरासाइट है, ये कंडीशन उनके लिए बहुत अच्छा होता है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस में जनरली इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी दिखते हैं। हमारे कुछ किसान भाई जो पशुपालक हैं वह गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आर्द्रता नहीं होती है, उमस नहीं होती है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, तो जनरली वो कई बार फॉगर का इस्तेमाल करते हैं और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। फॉगर और स्प्रिंकलर के इस्तेमाल करने की वजह से होता क्या है कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता नहीं है, लेकिन आपने एग्जॉस्ट नहीं लगा रखा है, आप बहुत ज़्यादा फॉगर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में होता क्या है कि
जनरली पशुओं को 2 से 3 बार तक नहलाते हैं, उसे फ्रीक्वेंटली कई बार बार नहलाते रहते हैं। तो होता क्या है, बार बार नहलाने से उनका जो शरीर है वह गीला रहता है, और गीला रहने की वजह से इस तरीके के जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत तेज़ी से होते हैं। गीले शरीर के गर्मी के साथ साथ यदि बॉडी गीला भी हो तो फंगस का, बैक्टीरिया का, मैगट का, ये सब जो भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है इनका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। तो इन सारी चीज़ों का यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप इन कंडीशंस को होने से रोक सकते हैं। लेकिन यदि यह कंडीशन हो ही गया तो इसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे, तो एक एक करके हम इसे अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वाइन इरिसिपेलस को। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरिया की वजह से इस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वह यह है कि यदि इस तरीके का स्किन डिजीज होगा तो जो लीजन होते हैं वो डायमंड शेप्ड के होते हैं। तो टिपिकल डायमंड शेप्ड के लीजन होते हैं, लेकिन यह जो लीजन है डायमंड के अलावा ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, तिकोना भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा पाया जाता है कि 2-3 लीजन एक साथ मिल जाते हैं, कई बार आसपास में ही हो तो वो आपस में मिल जाते हैं, और उस एरिया में काफ़ी उभार सा जो लीजन होता है उसमें आप पाएंगे कि शरीर से वो थोड़ा सा फूल जाता है, उभार सा हो जाता है। वो लीजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें एक रेस्ट हो जाते हैं। वो शुरुआत में तो जो लीजन दिखेंगे लाल रंग के दिखेंगे, फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वह पर्पल कलर के हो जाएंगे, और फिर बाद में वह ब्लैकिश सा लीजन हो जाएगा। इस तरीके के जो लीजन हैं आपको पशु में दोनों साइड में दिखेंगे, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी दिखेंगे। बात करें आँख की, तो आँख कई बार इस तरीके के प्रॉब्लम में चिपक जाते हैं, चिपक कर बंद होने लगते हैं आँख। तो इन सारी चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि आखिर यह स्वाइन इरिसिपेलस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, पिगलेट होते हैं, इस प्रॉब्लम की वजह से उनमें मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यह जो प्रॉब्लम है, यह जो डिजीज़ है, यह कॉन्टाजियस है। कहने का मतलब है कांटेक्ट की वजह से। कांटेक्ट में एक पशु यदि दूसरे पशु के कांटेक्ट में आएगा तो दूसरे स्वस्थ पशु को भी यह बीमारी हो सकता है। इस वजह से जिन पशुओं में यह बीमारी हो जाता है उनको तुरंत आइसोलेट करने की आवश्यकता होती है। आप उसे दूसरे जगह, दूसरे शेड में, दूसरे बाड़े में आप उनको ले जाकर अलग कमरे में रखें। और यह भी ध्यान दें कि इस तरीके के कोई भी डिजीज जो कि कॉन्टाजियस होते हैं, जो कि छूने से फैलते हैं, वहाँ पर जो वर्कर है वो भी अलग वर्कर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जिस शेड में सफाई करने के लिए जो वर्कर जा रहे हैं, सेम वर्कर बीमार पशुओं की भी शेड की सफाई कर रहे हैं और फिर वो स्वस्थ पशुओं की भी शेड में सफाई कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि कई बार जो झाड़ू या फिर उनके कपड़ों में इस तरीके के इन्फेक्शन चिपक कर दूसरी जगह भी चले जाते हैं और उन पशुओं को भी यह रोग आ जाता है उन पशुओं के अंदर। साथ ही साथ जो यूटेंसिल जो आप यूज कर रहे हैं पशुओं के लिए, पानी का चाहे बर्तन हो चाहे खाने का बर्तन हो, वह भी या किसी अदर तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे कटिंग के लिए, हेयर कटिंग के या फिर किसी भी प्रकार का, तो वो यूटेंसिल जो है वो बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। यानी जो बीमार पशु के यूटेंसिल है वह स्वस्थ पशु के बारे में यूज नहीं होना चाहिए। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो इस डिजीज के स्प्रेड को आप रोक पाएंगे। जहाँ तक इलाज की बात है तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देना होगा। एंटीबायोटिक में जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर पेनिसिलिन DCR जो है वह काफ़ी अच्छे से काम करता है। आप एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसका डोज आप बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करें, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से डोज को कैलकुलेट करें, ना ओवर डोजिंग करें ना लो डोज में दे, अदरवाइज इन मेडिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एंटीबायोटिक के साथ साथ आप एंटी एलर्जिक दे सकते हैं, एविल दे सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ कंडीशंस में जब कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो तो वहाँ पर स्टेरॉयड भी दिया जा सकता है, डेक्सोना हो या बेटनिसोल हो, आप ये दे सकते हैं। लेकिन एक बात का यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि जो प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं उसमें स्टेरॉयड अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं लगाए जाते हैं। तो डॉक्सोना, बेटनिसोल या अदर स्टेरॉयड प्रेग्नेंट एनिमल में कभी ना दे। इसके अलावा कुछ
टॉपिकल ऑइंटमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। उस तरीके के जो घाव है वहाँ पर आप जख्म है, लीजन है, उसके ऊपर आप हाइमैक्स यूज कर सकते हैं, जेंटा पर यूज कर सकते हैं, बिटाडीन या फिर कोई अच्छा ना टॉपिकल ऑइंटमेंट यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी पशु को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या फिर पशु जब आपके ठीक होकर फिर से आते हैं, तो जिस भी जगह पर ये पशु रहे हैं उस तरीके की शेड की डिसइंफेक्शन बहुत ज़रूरी है। उस शेड की क्लीनिंग, उसको बिल्कुल जो भी इन्फेक्शन है उसको समाप्त किया जाना काफ़ी आवश्यक है, अदरवाइज बाद में स्वस्थ पशुओं में यह बीमारी लग सकती है। क्लीनिंग के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए हॉट एयर फ्लोर बर्निंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिनाइल यूज कर सकते हैं या फिर किसी अन्य मेथड से जिससे कि ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए, आप उस मेथड को यूज करते हुए शेड की डिसइंफेक्शन की जानी काफ़ी आवश्यक है। अब हम बात करेंगे एलर्जिक डर्मेटाइटिस की। जैसा कि शुरू में ही मैंने बोला था कि एलर्जिक डर्मेटाइटिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, उसे बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा जो एलर्जी होता है, एलर्जी के वजह से जो स्किन की दिक्कतें आती हैं, कई बार जो फीड इंग्रेडिएंट है उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से भी पशु को एलर्जी होते हैं और स्किन की दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा कई बार जो कांग्रेस ग्रास है, यदि वो उनके बॉडी के ऊपर ना कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी वजह से भी एलर्जी होता है। कई बार कंडीशंस ऐसे होते हैं कि पोलन की वजह से भी पौधों से जो पोलन उड़ते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन में कुछ एक ऐसा इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे कण, ऐसे डस्ट आते हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो जाता है पशुओं को। तो इस तरीके के कंडीशंस में जनरली एंटी एलर्जिक को यूज किया जाता है, जिसमें एविल काफ़ी सक्सेसफुल है। इसके अलावा स्टेरॉयड भी दिया जा सकता है, बेटनिसोल, डेक्सोना ये दिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि स्टेरॉयड हमेशा देना चाहिए जो एनिमल नॉन प्रेग्नेंट हो। यदि आपकी एनिमल जो है मादा प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में कभी भी स्टेरॉयड नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मैनेजमेंटल कुछ प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, जैसे कि जो पशु है उसे आपको आइसोलेशन में रखना चाहिए, क्योंकि यह एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकता है। एक दूसरे के साथ टच में आने की वजह से दूसरे जो स्वस्थ पशु है उसमें भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। और जिस भी शेड में आपने पशु को रखा है या फिर जहाँ से मूव किया है उस शेड की अच्छी से डिसइंफेक्शन किया जाना आवश्यक है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है कि किस प्रकार से आप शेड को डिसइंफेक्ट करेंगे। तो यह दो तरीके के अभी तक हमने डिस्कस कर लिया स्किन की प्रॉब्लम। जो तीसरा प्रॉब्लम है वह है स्वाइन पॉक्स, और ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि स्वाइन पॉक्स के बारे में काफ़ी विस्तार से मैंने चर्चा कर रखा है कि क्या इसके कारण है, किस प्रकार से इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है और किस प्रकार से इसके मैनेजमेंट किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट तो ऐसा सच कुछ होता नहीं है वायरल में, आपको जो भी सिम्टोमेटिक है, जो भी उसके लक्षण दिख रहे हैं उनको ट्रीट किए जाने की कोशिश की जाती है। तो आप मेरे पुराने वीडियो को एक्सेस करके स्वाइन पॉक्स के बारे में देख सकते हैं। स्किन से जुड़ा हुआ एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में अभी तक मैंने नहीं बताया है, वह है मैगट की समस्या। जो भी लीजन होते हैं, वुंड होते हैं, घाव होते हैं, उसमें कई बार मैगट हो जाते हैं, यानी पिल्लू आप जिसे बोल सकते हैं। वो कई बार कीड़े, उसके अंदर पिल्लू टाइप का मैगट्स उसे बोला जाता है, वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह इसके होने के कारण यह है कि जनरली इंडिया में जुलाई से सितंबर में मानसून सीजन होता है और इस सीजन में जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा जो हम सुकर फार्म पर जो खाना देते हैं, कई बार वह भी गीला खाना होता है, कई बार होटल वेस्ट हम देते हैं या फिर किचन वेस्ट देते हैं, या फिर जो उनके डंग होते हैं, जो भी सुकर है उनके जो डंग है वहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा भिन आती हैं, फ्लाइज बहुत ज़्यादा आते हैं। और यदि एनिमल्स में किसी भी प्रकार का लीजन है, घाव है, तो उन पे मक्खियाँ जब बैठती हैं तो उसमें वो अपने अंडे देते हैं और फिर वहाँ से मैगट या फिर पिल्लू उत्पन्न हो जाते हैं। अभी आपको इस समस्या को रोकने के लिए करना क्या चाहिए कि आपके आसपास की जगह में जहाँ पर भी ठहरा हुआ पानी है उसके ऊपर आपको केरोसिन ऑयल या फिर टार्पिन ऑयल उसका स्प्रे करना चाहिए। फ्लाई रिपेलेंट भी आते हैं, वो भी आपको आसपास में फ्लाई रिपेलेंट भी
स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि जो फ्लाई है वह आपके पशु के आसपास ना आए। इसके अलावा आप कुछ एक स्प्रे है जैसे टॉपिक्योर है, वो आपके जहाँ भी लीजन है, जहाँ पर भी मैगट की समस्या पशु पर हो रही है, उस पर आप टॉपिक्योर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा उपाय है इसका, जो कि जनरली प्रैक्टिस किया जाता है कई सारे फार्म पे, कि जो मैगट होते हैं वो आपके घाव में, आपके लीजन में अंदर की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर यदि आप टर्पेंटाइन ऑयल या टीटी ऑयल इसे यूज करते हैं, आप किसी कॉटन में टीटी ऑयल को थोड़ा सा उसमें डालकर गीला कर ले कॉटन को, और जो भी घाव है उस जगह पर लीजन के पास ले जाकर उसको थोड़ा निचोड़ दे, उससे गीला कर दे टीटी ऑयल से, टर्पेंटाइन ऑयल से। तो आप देखेंगे कि जो भी मैगट्स बॉडी के अंदर होगा, उस घाव के अंदर के साइड में होगा, वो तुरंत बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो जब भी बाहर निकलने लगे, आप किसी फोर्सेप से या फिर किसी भी चिमटे से पकड़ के उसको आप धीरे धीरे सबको बाहर निकाल लो। और इस काम को करने के बाद आप उस पर कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, टॉपिक्योर स्प्रे कर दो उसके बाद, ताकि घाव जो है वो आराम से भर जाए। यदि समस्या बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इंजेक्शन जनरली DCR यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो इस तरीके के मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस को करते हुए जो मैगट है उसकी समस्या को आप कम कर सकते हैं। लास्ट में डिस्कस करेंगे जो हमारा अंतिम स्किन का प्रॉब्लम है, वह है सार्कोप्टिस। तो जो सार्कोप्टिस है यह एक माइट्स होता है, पैरासाइट होता है, और जब यह प्रॉब्लम पशुओं में होता है, सुकर में होता है, तो उसको एक बहुत जोर का इरिटेशन, उसकी बॉडी में जहाँ पर भी ये पैरासाइट होते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। और जनरली ऐसा पाया जाता है कि इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं पशु कि वो दीवार में जहाँ भी उसको मिलता है उस शरीर का उस हिस्सा को बहुत रगड़ते हैं, ताकि जो इरिटेशन है वो कम हो। और इस वजह से आप पाएंगे कि जिस भी एरिया में सार्कोप्टिस का पैरासाइट होते हैं वहाँ के हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रगड़ते रहते हैं हमेशा दीवार में या फिर किसी खंभे में। तो आप पाएंगे इसके अलावा बाल तो वहाँ के लॉस हो ही जाते हैं, साथ ही साथ जो स्किन है वह भी काफ़ी लाल हो जाता है। तो दोस्तों यह जो कारण होता है इसका पैरासाइट होता है, तो यहाँ पर यदि आप एंटीबायोटिक देंगे या एंटी फंगल देंगे तो ये काम नहीं करेंगे। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स इस तरीके के बीमारी में काम नहीं करते हैं। आपको सबसे पहले यदि आप देखते हैं कि आपके पशु के हेयर लॉस हो रहा है किसी एरिया में और बहुत लाल हो रहा है और वो अपने शरीर को दीवारों से रगड़ते रहते हैं, तो जिस भी हिस्से में आपको लगता है समस्या है वहाँ की स्क्रैपिंग लेना चाहिए, उस जगह की थोड़ा सा स्किन जो है निकाल लेना चाहिए। और स्क्रैपिंग लेने के बाद आप उसे लेबोरेटरी में भेजो। लेबोरेटरी में जब आप टेस्ट के लिए उसे भेजेंगे तो वहाँ लेबोरेटरी के रिजल्ट में यदि आ जाता है कि हाँ आपके जो पशु है उसमें सार्कोप्टिस पैरासाइट पाया गया है, तो इसका इलाज आप कर सकते हैं। इसका इलाज बहुत इफ़ेक्टिव इलाज है। आइवरमेक्टिन इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। काफ़ी कम दिनों में ही यदि आप आइवरमेक्टिन यूज़ करते हैं तो इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए जब भी आप आइवरमेक्टिन यूज़ करते हैं। एक तो डोज आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। पहले भी मैंने बता रखा है कि आइवरमेक्टिन का जो डोज होता है वह 1 मिलीलीटर पर 33 kg बॉडी वेट होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए पशु में आइवरमेक्टिन की इंजेक्शन लगाएंगे। और साथ ही साथ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है, जनरली जो पशुपालक होते हैं या फिर कई बार इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, यह जो इंजेक्शन लगेगा यह सबक्यूटेनियस लगेगा, यानी चमड़ी के नीचे लगेगा। आप जो पशु है उसकी स्किन को ऐसे चूटी में पकड़ कर ऊपर करेंगे और चमड़ी के नीचे इस जो आइवरमेक्टिन है उसे डिपॉजिट करेंगे। यदि आपने इंट्रामस्कुलर लगा दिया, पूरे मांस में डाल दिया आइवरमेक्टिन, तो यह उपयोगी नहीं होगा, बिल्कुल बर्बाद। यानी कि दवा लगाओ ना लगाओ उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इंट्रामस्कुलर नहीं लगाना है, सबक्यूटेनियस लगाना है, चमड़ी के नीचे लगाना है, डोज प्रॉपर रखना है। 1 ml पर 33 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको यह जो आइवरमेक्टिन है उसकी इंजेक्शन लगानी है। तो दोस्तों
आज के इस लेक्चर में मैंने लगभग 5 तरीके के स्किन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में चर्चा किया और किस प्रकार से मैनेज करेंगे, किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको मैंने जो डिस्कशन किया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि कोई बात ना समझ में आया हो या फिर कोई और भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।